गुड मॉर्निंग। मैं दीनानाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आप सभी के समक्ष मैं आज भूगोल विषय के यूजी सैम 2 के सीसी 3 के मॉड्यूल 2 के अंतर्गत भूकंप को लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों के समक्ष भूकंप से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं वह है भूकंप की उत्पत्ति के कारण और विश्व वितरण की चर्चा करें। विद्यार्थियों, आज का यह विषय एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह विषय का हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे और उसी आधार पर इसे एग्ज़ाम में आप लोग एक निश्चित पैटर्न पर लिख पाएंगे। तो भूकंप की उत्पत्ति के कारण और विश्व वितरण की चर्चा करें, इसके सर्वप्रथम हम पैटर्न को देखते हैं। क्या है इसका पैटर्न? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके परिचय को। परिचय में क्या है कि भूकंप और ज्वालामुखी विशिष्ट आकस्मिक और अंतर्जात शक्तियों का परिणाम है। यानी कि भूकंप ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है जो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा पनपती है और पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इनके प्रभाव जो हमारे हैं काफ़ी दूरगामी प्रभाव होते हैं। अतः कह सकते हैं कि भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना है। यानी कि भूकंप जो है एक प्राकृतिक घटना है जो अचानक एकाएक घटित होती है। आगे हम आते हैं कि इसके विशेष प्रभाव से पृथ्वी का क्षेत्र हिलने लगता है और भूकंप में पृथ्वी के कुछ क्षणों के लिए ज्ञात और अज्ञात कारणों के प्रभाव से हिलने और कांपने लगती है। भूकंप में क्या होता है कि पृथ्वी कुछ क्षणों के लिए, ठीक है, कुछ निश्चित समय के लिए ज्ञात और अज्ञात तरीके से यह हिलने लगती है, कांपने लगती है। और कहा जाता है कि भारतीय प्राचीन परंपरा में कि पृथ्वी शेषनाग के फन द्वारा टिकी हुई है, या फिर कह सकते हैं कि जब शेषनाग भगवान अपने फन को बदलते हैं और शिव जी तांडव करते हैं तो भूकंप आता है। यह हमारा भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। लेकिन आधुनिक विचारधारा का जब हम बात करें, जिसमें संपीड़न और तनाव के कारण भूगर्भ में एकत्रित गतिशील गैसें, जलवाष्प की क्रियाओं एवं मैग्मा की पृथ्वी की सतह की ओर क्रियाशील होने से हमारा क्या होता है, चट्टानों में संचलन होने लगता है और अव्यवस्था पैदा होने लगती है। यही संचलन और अव्यवस्था जो है हमें भूकंप में काफ़ी मददगार साबित करती है। यानी कि कह सकते हैं कि जब पृथ्वी में दबाव, तनाव, संपीड़न की क्रियाएं क्रियाशील होते हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में दबाव, तनाव और संपीड़न की क्रियाएं क्रियाशील होती है, तो ही हमारा पृथ्वी के चट्टानों में हलचल होती है और उसी हलचल के परिणाम स्वरूप हमारा क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट चट्टानों में तोड़फोड़ होने लगती है, तब धरातल की कंपनियां जो है, यानी कि प्लेट्स जो है वो हलचल होने लगती है, जिससे हमारा क्या आता है, भूकंप आता है। यानी कि कह सकते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और उसी प्राकृतिक घटना के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी संचालित भी हो रही है और समय समय पर छिन्न भी हो रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भूकंप ही एक प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक हलचलों का परिणाम, बल्कि अनेक ऐसे क्रियाशील तत्व हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारा संपूर्ण पृथ्वी भी संचालित होती हैं और उससे संबंधित हमें प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में जानते हैं। भूकंप अति प्राचीन दैविक घटना के रूप में माना जाता है। हमारे देश में इसका कारण शेषनाग के फन पर पृथ्वी का टिका होना माना जाता है। यानी हमारे देश कहने का मतलब है हमारे धर्म ग्रंथ जो है, उस धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख है कि पृथ्वी की जो टिका होना शेषनाग के फन पर है। इसे हम कह सकते हैं प्रकृति और ईश्वरीय क्रोध का आधार भी माना गया है। ठीक है, प्रकृति और ईश्वरीय क्रोध का आधार भी हमें क्या माना गया, भूकंप। किंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ इसमें भूवैज्ञानिकों ने भूकंप की उत्पत्ति के बारे में अनेक तर्कसंगत विचार या आधार प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, उसे जानकारी दिए हैं।
अति प्राचीन भूवैज्ञानिक काल से ही पृथ्वी दो हिस्से में हमेशा स्थल के ही और कहीं स्थिर रहे हैं, कहीं अव्यवस्थित रहे हैं, और इसी अव्यवस्थित होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। आगे है कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण, कि भूकंप की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। तो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में जो कुछ कारणों का प्रभाव है, जबकि कुछ प्राकृतिक क्रियाओं का प्रभाव माना जाता है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है, भूगर्भ में ऊंचे तापमान पर जलवाष्प और गैसों की क्रियाशीलता, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसके आंतरिक भागों में अनेक तरल गैसें हैं, अनेक तरल जलवाष्प है, अनेक तरल पदार्थ है, और उन पदार्थों में निरंतर क्या होता है कि मानव के ऊपरी दबाव और कुछ प्राकृतिक दबाव के कारण उसमें हलचल होती है, और उसी हलचल के परिणाम स्वरूप हमारा जो पृथ्वी है वह कंपन करने लगती है धरातल, जिससे हम भूकंप कहते हैं या भूकंप की उत्पत्ति कहते हैं। दूसरा हमारा है ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, अर्थात जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो इतने जोर से विस्फोट होता है कि आसपास के क्षेत्रों को वो क्या करता है कि कंपन करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके लिए भी भूकंप उत्पत्ति होती है, भूकंप आती है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा भ्रंश और संपीड़न की क्रिया। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति के कौन से कारण है। तो एक ऑप्शन में रहेंगे भ्रंश या संपीड़न, तो ध्यान दीजिएगा। तो भ्रंश मतलब क्या होता है कि जब दबाव की प्रक्रिया, यानी कि जब चट्टानों में तनाव यानी टेंशन होते हैं, जब दो चट्टानों में टेंशन होते हैं, तो यानी कि हो सकता है दोनों चट्टान आपस की ओर बढ़ रहे हो, या फिर दो चट्टान एक दूसरे से विपरीत जा रही हो, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के समानांतर वो जा रही हो। तो इसी क्रम में क्या होता है कि चट्टानों में हमारा तनाव उत्पन्न होता है, और यही तनाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भ्रंश, यानी कि चट्टान जो है, मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा चट्टान है, तो इसमें क्रैकिंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है कि ये टूटने लगते हैं, और इसी टूटने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है चट्टान हमारा, इसी के परिणाम स्वरूप हमारा चट्टानों में दबाव हो जाती हैं, यानी कि तनाव उत्पन्न होने लगती हैं, और तनाव के परिणाम स्वरूप हमारा भू संतुलन अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी के चट्टानों में दरार पड़ती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। और संपीड़न की क्रियाएं भी उसी का एक परिणाम है कि जब दबाव अत्यधिक चट्टानों में हो जाती हैं, जिससे भी हमारा भूकंप या अर्थात पृथ्वी का हिलने डुलने का कार्य जारी होता है। अब अगला आते हैं हम कि भू संतुलन की अव्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि हमारा संपूर्ण पृथ्वी एक संतुलन की क्रिया से गतिशील होती है, जिसे भू संतुलन कहते हैं। जब इस संपूर्ण गतिशीलता में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जब चट्टानें एक दूसरे से विलग होने लगते हैं, जब चट्टानें एक दूसरे के आपसी मुठभेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में वो जाने लगते हैं, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या होता है हमारा चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, और वह जो है भू संतुलन की अव्यवस्था कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। चट्टानों में लचीलापन, यह जो बिंदु है चट्टानों में लचीलापन, यह रीड महोदय का सिद्धांत है। ठीक है, रीड महोदय का सिद्धांत है कि रीड महोदय ने पुनश्चलता सिद्धांत, चट्टानों की पुनश्चलता सिद्धांत, अर्थात चट्टानों में जो लचीलापन है कि कौन से ऐसे चट्टान होंगे जो कमजोर होंगी उसमें ज़्यादा प्रभाव होंगे, कौन से ऐसे कठोर चट्टान होंगे जिसमें कम प्रभाव होंगे, इसको स्पष्ट करने के लिए चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत दिया। तो विशेषकर अवसादी चट्टानों में हमारा भूकंप की उत्पत्ति अधिक होती है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा जलीय भार, प्लेट टेक्टोनिक और अन्य कारण। जलीय भार कहने का तात्पर्य है कि जब ऊपरी दबाव के कारण, अर्थात जैसे कि ये एक प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत समाहित है, जैसे कि कह सकते हैं कि जब अत्यधिक मात्रा में बांध का टूटना, यानी कि बांध टूटने लगते हैं, जिससे भी हमारा भूकंप आता है। जैसे कि कह सकते हैं कि भारत में अनेक बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाए गए हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, महानदी बांध, और भी ऐसे बांध हैं जो बड़े बड़े नदियों पर बनाए गए हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड में तिलैया बांध है, जहाँ से जल विद्युत उत्पादन, कोनार बांध है, बोकारो बांध है। तो
फिर तिलई मैथन बांध है। तो विभिन्न प्रकार के बांध हैं और उन बांधों में जब अत्यधिक मात्रा में पानी का प्रेशर होने लगता है, दबाव होने लगता है, भार बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र में हलचल पैदा होती है और उसी हलचल के परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होने लगती है। और जो 7वां पॉइंट हमारा है प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी भूकंप उत्पत्ति का एक कारण है कि जब प्लेटें अपने दिशा से विपरीत दिशा में गतिशील होने लगती है, अपने निश्चित गति से अधिक मात्रा में गति करने लगती है, तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। आगे हम देखते हैं कि भूकंप का प्रकार। भूकंप को मूल रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न भूकंप और एक प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न भूकंप। अर्थात मानव के क्रियाकलापों के द्वारा होने वाली भूकंप और प्राकृतिक कारणों के द्वारा होने वाली भूकंप। एक्चुअली मानव जो क्रियाकलापों द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। ऐसे भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले हल्के धक्कों की भांति होती है और प्राय रेल की पटरी के निकट तेज गति से जब रेल गुजरती है या एक्सप्रेस गुजरती है तो भी हमें भूकंप का अनुभव होता है। साथ ही साथ जब हम कुआं खोदते हैं और या फिर कुआं की खुदाई होती है तो भारी विस्फोट करते हैं हम सभी, उससे भी हमारा हल्का भूकंप का कंपन महसूस होता है। प्राकृतिक कारणों से अगर हम बात करें, ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिकी भूकंप, पातालीय भूकंप और भू संतुलन से संबंधित भूकंप, ये 4 हमारा है प्राकृतिक कारणों से। उसी प्रकार हम भूकंप मापन, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है भूकंप मापनी, यानी कि भूकंप का मेजरमेंट कैसे होता है। तो भूकंप का जिसके माध्यम से मापा जाता है रिक्टर स्केल कहते हैं। इस यंत्र में सघनता और संभावित प्रभाव को मापने की क्षमता होती है, इसलिए इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। इसे 12 अंकों की मापने में बांटा गया है और रिक्टर स्केल प्रणाली जो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए इसे रिक्टर स्केल कहते हैं। जब भी इस मापनी में एक अंक बढ़ जाती हैं तो 250 गुना अधिक इसमें तीव्रता बढ़ जाती है और 1 से 4 अंक तक इसको क्या है मापने के अंक अनुसार भूकंप के कमजोर क्षेत्र, अत्यधिक प्रभावशील क्षेत्र, अत्यधिक आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उसके बाद हम आते हैं भूकंप के विश्व वितरण। भूकंप जो है संपूर्ण पृथ्वी में इसका वितरण है। विशेषकर इसका वितरण ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और उसके समानता भी उसी के अनुरूप है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में, यानी कि बड़े बड़े पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं या फिर रॉकी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, यूराल पर्वतीय क्षेत्र, तो ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा भूकंप का कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिले हैं। और विश्व वितरण में विशेषकर परिप्रशांत पेटी, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी के दृष्टि से कहते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और भारत की भूकंप पेटियाँ, तो इसी आधार पर उसको डिवीज़न किया गया है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि हमारा भूकंप है, भूकंप का परिचय है, उसकी उत्पत्ति है, उसकी मापनी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं भूकंप के प्रभाव की। अगर भूकंप आते हैं तो हमारे जीवन में, मानव जीवन में किस प्रकार की प्रभाव पड़ती है। तो भूकंप अति विनाशकारी और आकस्मिक घटना है जिसे आज भी मानव विज्ञान पूरी तरह से असहाय महसूस किया है। जहाँ ज्वालामुखी का प्रभाव सिर्फ स्थान विशेष के आसपास ही रहता है, वहीं भूकंप का प्रभाव काफ़ी घातक होता है। यह 100 किलोमीटर से लाखों किलोमीटर तक अंकित किया जा सकता है। भूकंप से जो होने वाले प्रभाव हैं किस प्रकार के हैं मानव के लिए। सबसे पहला जो है, मानव निर्मित वस्तु या सांस्कृतिक भूदृश्यों का विनाश होता है और नगरों का नष्ट भी होना है। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ आना है। साथ ही साथ भूतल पर दरार दशा एवं उभार का घातक प्रभाव देखा जाता है और सागर में भयंकर लहरें भी उठने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भूकंप हमारा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग इसे सिलसिलेवार देखें, समझें और इसे याद करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम में इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से इसे हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।